अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमने काफ़ी हद तक चीज़ें देख ली है। अब हमारा बिल्कुल बेसिक सा एक टॉपिक है। ज़्यादा ये ना थ्योरेटिकल टॉपिक है ये वाला। ये हम नॉर्मली यूनिवर्सिटी वगैरह में आरीज पढ़ने से पहले पढ़ लेते, लेकिन मैं आपको बाद में पढ़ाने लगा हूँ। क्योंकि ना आरीज जब आपके ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं ना, तब ये टॉपिक हलवा लगता है। और एक बात याद रखनी है, ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, मिड वन में इससे रिलेटेड 5 नंबर का सवाल आ जाएगा, 3 नंबर का सवाल आ जाता है, इतना ही आता है। ये एमसीक्यूज आ जाते हैं इससे। तो ये टॉपिक भी कर लेते हैं ताकि हमारे नंबर कहीं से भी ना कटे। यार एक बात ना याद रखनी है, हमारे पास ना क्लीन क्लोजर होता है, पता होगा आपको। क्लीन क्लोजर होता है, ये तो आपको आइडिया है। इसका हम स्टार जनरेट करके ऊपर स्टार लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि लैम्ब्डा ट्रांजिशन मेरे पास अलाउड है। लैम्ब्डा ट्रांजिशन अलाउड है। ठीक है, लैम्ब्डा ट्रांजिशन अलाउड होने का मतलब ये होता है कि मेरे पास मिनिमम स्ट्रिंग जो उसकी मैं गेट करूंगा ना, ठीक है, वो लैम्ब्डा है। अगर मैंने कहीं भी ऊपर स्टार लगा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया a प्लस बी का स्टार, इसका मतलब ये है कि इसमें a या b तो मैं गेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ भी गेट ना करूँ तो मेरा आंसर लैम्ब्डा भी आ सकता है। मतलब मैंने कहा मैं a भी नहीं चाहता, b भी नहीं चाहता, तो लैम्ब्डा आ जाएगा। लैम्ब्डा ट्रांजिशन अलाउड है इसमें। बस ये बात याद रखनी है कि लैम्ब्डा ट्रांजिशन इसमें अलाउड होती है। इसमें से कुछ भी ना गेट करो तो कम से कम लैम्ब्डा होता है। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अगर मैं आपको कहता हूँ एस स्टार, ठीक है, आपने फाइंड करना है, और मेरे पास क्या है, एस इज इक्वल टू ए या बी। इसको इन सेट फॉर्म हम लिखने की कोशिश करते हैं, वो ये होता है लैम्ब्डा आएगा। तो स्टार है ना, लैम्ब्डा आएगा, क्योंकि स्टार लैम्ब्डा ट्रांजिशन अलाउड है, लैम्ब्डा भी आएगा, बी आ सकता है, या ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या ए बी आ सकता है, और सो ऑन। 7 8 लिख देने आपने पेपर में अगर सवाल आता है। एक और बात, मैंने इसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में लिखा है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में लिखा मतलब ये है कि मेरे पहले छोटी स्ट्रिंग्स आ रही है, फिर 2 2 वाली शुरू हो गई, फिर 3 3 वाली शुरू हो गई। छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना है कि छोटी स्ट्रिंग पहले आएगी, बड़ी स्ट्रिंग बाद में आएगी। इसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। यही ऑर्डर आपने फॉलो करना है अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हो। अब देख लिया हमने यार, ये इसमें लैम्ब्डा ट्रांजिशन अलाउड है, और अब ये कुछ एमसीक्यूज वगैरह है कि अगर मेरे पास m स्टार है तो, और ये होगा मेरा लैम्ब्डा के इक्वल, क्योंकि लैम्ब्डा मेरे जितने मर्जी आ जाए वो एक लैम्ब्डा के इक्वल ही रहते हैं। तो ये मेरा एक एमसीक्यूज है, क्लीन स्टार इज इक्वल टू लैम्ब्डा। अगर लैम्ब्डा से लैंग्वेज बन जाए तो इक्वल भी होंगे। इस बात की भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो हम एक और चीज देखते हैं कि अगर मेरे पास एस जो सी है, लैंग्वेज है जो सिर्फ लैम्ब्डा से बन रही है, तो एस स्टार जो सा होगा वो भी लैम्ब्डा से ही बनेगी। बिल्कुल लॉजिकल बात है। ठीक है, अब मेरे पास आता है पॉजिटिव क्लोजर। एक पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है, पॉजिटिव क्लोजर, इसको जनरेट करते हैं हम प्लस से। इसका मतलब ये है कि यार पे लैम्ब्डा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, बाकी सारा काम क्लीन क्लोजर जैसा ही है। मतलब ये कि अगर मैं a प्लस बी का प्लस कर देता हूँ, लैम्ब्डा अलाउ नहीं है, कम से कम एक लेनी पड़ेगी उसे। कम से कम या तो a गेट करेगा यहाँ से, या तो कम से कम b गेट करेगा, या तो उसकी मिनिमम स्ट्रिंग a होगी, या तो उसकी मिनिमम स्ट्रिंग b होगी, लैम्ब्डा नहीं होगी। अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी का स्टार मौजूद है, तो इसका मिनिमम स्ट्रिंग कितनी होगी, लैम्ब्डा होगी। ठीक है, आगे क्या है, वो ए गेट कर सकता है, बी चाहता है बी कर सकता है, फिर ए चाहता है, फिर बी चाहता है, फिर ए जितनी मर्जी बार वो स्ट्रिंग जितनी मर्जी लेंथ की बनाए, इनफिनाइट तक जाता रहे, हमें मसला नहीं है। लेकिन मिनिमल स्ट्रिंग क्या है, इसमें लैम्ब्डा कुछ भी गेट ना करें तभी मसला नहीं है। लेकिन इसमें मसला क्या है, मिनिमल ए या बी से गेट करना ही पड़ेगा, वो लैम्ब्डा ट्रांजिशन अलाउड नहीं करता। लैम्ब्डा ट्रांजिशन इसमें अलाउड नहीं है। एक बात आपको पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर में समझ तो आई गई होगी। ठीक है, तारे और जमा में। अच्छा जी,
अगर हमें वो लैंग्वेज में रूल देता है कि लैम्डा जो सा है आपकी लैंग्वेज में कंटेन नहीं करता, ठीक है, डजंट कंटेन, लैंग्वेज में लैम्डा आ ही नहीं सकता, देन एक एमसीक्यूज है कि क्लीन स्टार और क्लीन पॉजिटिव क्लियर या क्लीन क्लियर पॉजिटिव क्लियर इक्वल होंगे, देन ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे जब लैम्डा ट्रांजिशन कंटेन नहीं करता। वरना क्या है, एक छोटा सा फर्क है, एक में लैम्डा आ सकता है, एक में लैम्डा नहीं आ सकता, ये इसका रूल है और कुछ है नहीं, कोई खास चीज नहीं है, आसान चीज है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है। रिकर्सिव डेफिनेशन के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे, उससे पहले एक और एक्सक्यूज करवा देता हूँ कि एस स्टार जो सा है ना, अगर लैम्डा है तो एस स्टार के इक्वल होगा, या एस का स्टार का ब्रैकेट ओवर का स्टार, स्टार के परसेंट का मतलब क्या है, बार बार स्ट्रिंग ले जाओ, ऐड करी जाओ, ये भी एस स्टार के इक्वल ही होगा। तो ये तो बड़ी सादा सी बात थी, वाइस वर्सा वर्किंग करता है ये। रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है कि किसी लैंग्वेज को लिखने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। रिकर्सिव डेफिनेशन लिख ले रहे हैं स्टेप, इसी तरह फॉलो करने, कोई आगे पीछे नहीं करना, ठीक है, वरना नंबर कट जाने। ये मैं बोल के दिखा देता हूँ क्योंकि थ्योरी है ये। रिकर्सिव डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक सम बेसिक सेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम सवाल करके समझ आ जाएगा, लिख लेना। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर ऑब्जेक्ट इनटू सेट, डिक्लेयर दैट नो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड। ये थे हमारे 3 रूल्स कि जिसकी बेस पे हम बनाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सम बेसिक सेट, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जिसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम इनिशियलाइजेशन करने लगे हैं। एक सवाल दे देता है, वो कहता है कि आप रिकर्सिव डेफिनेशन लिखो कि लैंग्वेज पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है, या लिखो डेफिनेशन लिखो पैलिंड्रोम है और उसने आपको लैंग्वेज दे दी है A, B, इसकी आपने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है। उसका पहला पॉइंट क्या था अभी, वो ये था स्पेसिफिक सम बेसिक ऑब्जेक्ट सेट, उसे इनिशियलाइज कर लो। मैंने कह दिया मेरा लैम्डा की जो स्ट्रिंग होगी उसमें लैम्डा होगा, और सॉरी पैलिंड्रोम की जो स्ट्रिंग होगी उसमें लैम्डा होगा, A होगा, B होगा, R इन पैलिंड्रोम, इसे इनिशियलाइज कर लिया कि मेरी स्ट्रिंग ये तो यूज होगे ही होगे। दूसरा पॉइंट क्या मैंने लिखा, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, इसमें क्या होता है, इफ देन के कॉन्सेप्ट होता है कि इफ अगर ये होगा देन ये काम होगा, तो इफ देन के साथ ही आपने ये लाइन लिखनी होती है। इफ x इज अ पैलिंड्रोम, इफ x इज अ पैलिंड्रोम देन क्या होगा, देन मैंने कहा देन क्या होगा, तो AXA, ठीक है, और BXB are also in palindrome, are also in palindrome। तीसरा पॉइंट बहुत आसान है, हर जगह यही पॉइंट लिख देना आपने, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट those constructed in above are allowed। ये लाइन इस तरह याद कर ली और इस तरह ही लिख देनी है, ठीक हो गया। पहली लाइन में मैंने कहा कि हम पैलिंड्रोम में कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे वो आपने कर देनी है इनिशियलाइज। जैसे मैंने कहा लैम्डा A, B मेरी स्ट्रिंग इनसे कंस्ट्रक्ट होगी इनिशियलाइज फॉर्म में, तो मैं क्या कह सकता हूं मैं इसको कि भी मिनिमल फॉर्म जो सी होगी उसको मैंने गेट कर लिया है, लैम्डा A, B आर इन पैलिंड्रोम। आगे मैंने कहा कि मेरा कॉन्सेप्ट होगा इफ देन का, मतलब या तो मेरा इफ होगा या तो मेरा देन होगा। अगर इफ मैंने एक x वेरिएबल सोचा y z a b c कुछ भी कर दो, a b ना करना है, मैंने यहाँ पे क्या हुआ d e f कर लेना जो मर्जी। इफ x पैलिंड्रोम है, मतलब इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ
मैंने कहा अगर मेरा एफ जो सा पैलिंड्रोम है, एक स्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम मौजूद है, वो क्या है, वो एक पैलिंड्रोम ही है, पैलिंड्रोम है तो उल्टा करो सीधा करो सेम ही है, ठीक है। और देन क्या कहा मैंने कि शुरू अगर ए से हो रहा है, दरमियान में ए है ये, और बी एक्स बी भी पैलिंड्रोम होगी, मतलब ए अगर शुरू में है और एक्स क्या है बी ए बी, आखिर में भी ए था, ये पैलिंड्रोम है। और यहाँ पे बी ए बी और एंड पे बी था, ये भी पैलिंड्रोम है, उल्टा करो सीधा करो सेम आती है। ऐसी लैंग्वेज जिसको मैंने कहा कि एक्स पैलिंड्रोम है, देन ए एक्स ए बी एक्स बी आर आल्सो इन पैलिंड्रोम। तो और आखिरी पॉइंट आपको मैंने बता दिया, इंग्लिश है जो कि आपने इस तरह ही लिख देनी है, इसके अलावा सादा जुबान में अपनी जुबान में लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन के इसका मतलब यह है कि कोई भी और स्ट्रिंग जोन सी और कोई स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती उसके अलावा, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, उसके अलावा कोई स्ट्रिंग बन ही नहीं सकती। यही तेरी रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ पैलिंड्रोम, हमें मिड में यही सवाल आया था। ओके, ये थी रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ पैलिंड्रोम। हम एक और रिकर्सिव डेफिनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। रिकर्सिव डेफिनेशन कहता है कि लैंग्वेज एंड विद, लैंग्वेज क्या करनी है, एंड विद ए होनी चाहिए। उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आराम से, ठीक है, नजर आ गया होगा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से खींच लेना है, ठीक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट खींचने के बाद इसको आगे की नजर देख लेना है। ओके, अब आगे देखते हैं। हमने कहा आगे हम देखेंगे क्या कि एक और उसने कह दिया स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर। मैं आपको ये वाला सवाल करवाऊंगा, पिछला मैं नहीं करवाने वाला था, लेकिन वो इससे मिलता जुलता है। ए एंड बी, मेरे पहला पॉइंट क्या होगा, मैंने सवाल किया स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर। शुरू अगर ए से हो रहा है एंडिंग भी ए से हो, शुरू अगर बी से हो रहा है एंडिंग भी बी से ही हो। ए एंड बी आर इन लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में क्या होगा, ए और बी ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता फिलहाल के लिए, बेसिक है ना, इसलिए। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ, इफ का मैंने कहा अगर मेरी लैंग्वेज क्या है, अगर आई सेड इफ ए एस बी, oh sorry, if A S A and B S B are also in language where S belongs to clean shore, ठीक है। आप ना इसको इस तरह भी कर सकते हो, इसका एक प्लान तो ये होगी ना, इसका मतलब भी वही है जो मैं आप बताने लगा हूँ। इसने कहा है कि एस कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। उसने कहा कि ए मतलब ए से शुरू हो रही, एंड से खत्म हो रही, ए से खत्म हो रही है। एस क्या है मेरा, एस मेरा क्लीन स्टार है ऑफ ए कोमा बी का, मतलब ए प्लस बी का मेरा ये क्या है, एस मेरा स्टार है। और एंडिंग क्या है, ए से होगी या तो मेरी एंडिंग बी से होगी, यही लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहो, इफ देन कंडीशन लिखना चाहो, इफ S belongs to clean star of A comma B, then क्या करो, A S A, ओके, एंड B S B जो सा है वो भी इसी लैंग्वेज में से होगा। और तीसरा पॉइंट मेरा सेम वही है जो पहले था, नो लैंग्वेज विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हो गई एक रिकर्सिव डेफिनेशन जो कि मैंने आपको करवाई थी। अब आ जाता है हमारे पास पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है और उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन हमने लिखनी है, वो कैसे लिखे भाई, वो देख लेते हैं कि मसले की बात नहीं है। एक मसला ये है यार कि पॉलिनोमियल होता क्या, याद है आप लोगों को, इक्वेशन होती 3x² प्लस जैसे हो गया 3x² प्लस 7x माइनस 9 हो गया, x² प्लस y हो गया, ये सारी रिकर्सिव डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। इसकी अगर हमें पॉलिनोमियल की रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी हो, इसके भी कुछ स्टेप्स हमारे पास मौजूद होते हैं, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। स्टेप्स में बताने वाला हूँ आपको, ठीक हो गया जी।
एक बात याद रखनी है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमारे पास माइनस का कॉन्सेप्ट और डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये कहीं पे यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू में रहता है कौन सा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमारे पास मौजूद नहीं है ऑटोमेटा में सिंबल, वो है नेगेटिव और डिवीजन का, ठीक है। एक बात ये याद रख लेनी है, एक मेरे पास लेट्स सपोज पहला इसका रूल क्या है, एनी नंबर जो सा है इज इन पोलिनोमियल, ठीक है। एनी नंबर जो सा पोलिनोमियल में होगा, पहला रूल हमेशा यही होता है। दूसरा रूल क्या होता है, एनी वेरिएबल x इज इन पोलिनोमियल, ये भी ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट बस, एक पॉइंट ऐड होता है ये वाला, बाकी सारे पॉइंट पिछले वाले ही होते हैं। इसमें क्या है, इफ p एंड q आर इन पोलिनोमियल देन क्या होगा, देन क्या होना चाहिए, देन सो p प्लस q एंड pq। नहीं समझ आई कोई मसले की बात नहीं है। उसने कहा है अगर 7x मौजूद है, इन दोनों को अलग गेट करो और देन आप 7x को पढ़ो। ये मैं आपको सवाल करवाऊंगा तब समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। और उसका आखिरी चौथा पॉइंट का लिखना है हमेशा की तरह, पोलिनोमियल contain only those things which can be created by the three rules above। इसके ऊपर जो है 3 रूल above आपने बना दिए, उसके अलावा कोई और पोलिनोमियल एक्सेप्ट नहीं होता। उसने अगर आपको कह दिया, सवाल दे दिया मुश्किल सा अजीब सा कि भाई ये मेरे पास स्ट्रिंग है, पोलिनोमियल है 3x² प्लस 7x माइनस 9, इसके अलावा बताओ क्या सीन है। मैंने कहा मसले की बात ही नहीं है, बना लेते हैं यार। पहले तो थोड़ा 3 उठाओ, मतलब लाइन बाय वाइज चलेंगे हम लोग और उसको क्रिएट करते हैं। कैसे, 3 जो सा है, पहला रूल क्या, 3 इज इन s, ठीक हो गया पहला। आगे मैंने कहा x इज इन s, दूसरा इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3x इज इन s। यही वो जो था तीसरा रूल नहीं था, वो यही था और तीसरे नंबर पे ही आ रहा है ये। आप क्या कह रहे हो कि 3x इज इन s हो गया, अब 3x और इनको आपने लगा करने कर लो, या आप कह सकते हैं 3x और x इज इन s, चौथा पॉइंट हो गया, और 3x² इज इन s, ये पांचवा पॉइंट हो गया। इस तरह बस लाइन में लिखते रहना, एक एक करके बनाते रहना, यही पॉलिनोमियल का है और यही आपने लिख देना है। आगे क्या आता है भाई, अच्छा जी अब क्या सीन है, मैंने कहा 7 इज इन s, फिर मैंने कहा 7x इज इन s। आप x को अलग कर दो, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने एक दफा कर दी ना, x इनिशियलाइज हो चुका है तो आप इसको करने की जरूरत नहीं है, तो 7x इज इन s भी चल जाएगा, काम सेट है इसका भी। इसके बाद क्या है, 7x तो 3x को जोड़ना हमने, 3x² प्लस 7x, ठीक है, इज इन s क्या मेरी लैंग्वेज है यार, ये पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ, यही तो है बस। आगे क्या है भाई, आगे तो माइनस है, आप क्या करें। मैंने तो अभी कहा कि माइनस तो ऑटोमेटा में होता ही नहीं है, उसको लिखना कैसे है, कोई मसले की बात। -9 इज इन s तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा आखिर में 3x² प्लस 7x प्लस -9 इज इन s। ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे आके। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फजूल चीजें, पता है फजूल ही है लेकिन करनी है क्योंकि पेपर में आती है। 3 इज इन s, ये बेसिकली क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स है ताकि ऑटोमेटा के कांसेप्ट्स आपको क्लियर हो सके, और हमने यही काम यहाँ पे किया है। 3x² प्लस 7x माइनस 9, इसको हमने करना कैसे, शुरू से शुरू करते हैं। 3 s के अंदर मौजूद, लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, x लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, इन दोनों को जोड़ के 3x भी लैंग्वेज में मौजूद है, 3x² भी लैंग्वेज में मौजूद है, 7 भी मौजूद है, x भी मौजूद है, -9 भी मौजूद है। इस तरह हमने लाइन पे लिखते रहना है, जोड़ देना आखिर में, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और यही हमारी होती है पॉलिनोमियल की रिकर्सिव डेफिनेशन है। थोड़ा सा एक और रिकर्सिव डेफिनेशन है, फिर ये बोरिंग सा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम मजे मजे टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। और वो है जी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तब क्या करे भाई, या इसमें भी वो 3 पॉइंट ही,
याद रखना 3 पॉइंट ही है इसमें। अच्छा ये अर्थमेटिक हो ये खत्म हुआ हुआ अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है अगर, तो उसमें कौन कौन से लैंग्वेज में आ सकते हैं वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। 0 1 2 अप टू 9, ठीक है। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकती है, कोमा हो सकता है, ठीक है। अर्थमेटिक में तो यही है ना, पॉलिनोमियल में नहीं था, इसमें तो है भाई। एक बात याद रखनी, इलीगल क्या है। इलीगल ये है कि ये और ये जो सा है ना ये इलीगल है, ये नहीं यूज हो गए। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, पहला पॉइंट क्या है, एनी नंबर इज इन अरिथमेटिक, ठीक है हमने कर लिया। इफ x इज इन अरिथमेटिक देन सो क्या है, जो भी इक्वेशन होगी वही होगी भाई। और आखिरी पॉइंट में कहता है इफ x एंड y आर इन अरिथमेटिक देन सो आर x इनटू y, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। हम इसको देखते हैं। अगर वो कहता है, इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन भी बहुत कम आती है, ठीक है। पहली जो मैंने रिकर्सिव डेफिनेशन करवाई ना वो पैलिंड्रोम की, ठीक है। एक आपको कैमरे में दिखाई भी है, एंड विद द सेम लेटर, एंड विद डिफरेंट लेटर, पैलिंड्रोम फाइंड कर दो, एंड विद ए बी, एंड विद बी, स्टार्टिंग विद ए बी, स्टार्टिंग विद सी। इस तरह की रिकर्सिव डेफिनेशन आती है पेपर में, वो अच्छे से कर लेना। इसका सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट ही था जो मैंने आपको करवा दिया। अगर कोई बेसिक क्वेश्चन बढ़िया जाती है उसको ब्रेक करेंगे हम पीसेस में। अगर मैं कहता हूँ 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, क्या ये लीगल है या इलीगल है, ठीक है। अब हमने कहा कि 8 है, इसको हमने सोल्व करना है इस तरह, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद हमने निकाला है यहाँ पर 4, और 8 डिवाइडेड बाय 4 अगर हमने इस तरह कर दिया और इस तरह कर दिया तो इसका आंसर आता है 1। ये तो भाई एम्बिगुअस काम हो गया है। हमने एम्बिगुइटी पे नहीं जाना, हमने एम्बिगुइटी को खत्म करना है, ठीक है। हमने अगर हम इसको इस तरह सोल्व कर दे, ब्रेक कर दे इस पीस में, तो ये हो गया काम उल्टा। इसका आंसर निकला है 4। हमने कहा 8 डिवाइड बाय 4 है, डिवाइड बाय 2 है, इसका आंसर आएगा 1। तो ये क्या है, ये होती है हमारे पास एम्बिगुअस स्टेटमेंट। और एक बात याद रखनी है, डॉलर साइन जो सा है, डॉलर साइन जो सा है can't be introduced in arithmetic expression by rule 1 2 3। ठीक हो गया। चौथा पॉइंट आपको समझ आ चुकी होगी। आपको मैं एक बार सारे पॉइंट एक बार बता देता हूँ। एनी नंबर इज इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एनी नंबर इज इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इफ x इज इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देन सो क्या होगा, 8 है, ठीक है। देन सो क्या है, 8 डिवाइड कर रहा है किसी से, इस तरह से लिख दो इंग्लिश में, कोई इशू की बात ही नहीं है। और इफ x एंड y है, 4x है, ये y है, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर कोई बेसिक इक्वेशन आ जाती है, कोई बड़ी इक्वेशन आ जाती है, इस तरह करके इसको डिवाइड कर दो पीसेस में। एम्बिगुइटी को खत्म करने के लिए सारे केसेस एक्सप्लेन करो, और डॉलर का साइन जो होता है कैंट पे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब प्रोपोजिशन कैलकुलस क्या होती है। प्रोपोजिशन कैलकुलस में ना हमारे पास दो सिंबल्स यूज होते हैं। मैंने पहले बताया कि थ्योरेटिकल ज़्यादा काम है इसमें, तो पढ़ लो, एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं इसमें से। तो एक बात याद रखिए, प्रोपोजिशनल से हमारे दिमाग में ना मैथ्स में दो ही चीज़ें आती है। प्रोपोजिशन कैलकुलस में एक ये वाला साइन आता है जिसे हम नेगेशन का साइन कहते हैं, एक इम्प्लीकेशन का साइन आता है, ठीक है। इसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं ना वो ये वाले यूज होते हैं, एक ये वाला नेगेशन का, एक इम्प्लीकेशन का, एक कोमे का, एक ए से लेके जी तक, सारे ये इसमें यूज होते हैं। और अब इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। इसकी एग्जांपल क्या कहती है, इसकी एग्जांपल क्या कहती है, इसकी एग्जांपल कहती है कि आपने इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है बाइनरी स्ट्रिंग की। बाइनरी स्ट्रिंग की आपने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है कि अगर with more zeros and 1s, ठीक है। यही आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है जीरोस और वंस के साथ।
कि 0 ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, आधा सी बात है। हमने इसका पहला पॉइंट लिखना है बेस केस, कि बेस केस क्या है मेरा, बेस केस क्या है 1 है, ठीक है। बेस केस अगर 1 है तो क्या चलना चाहिए, इफ़ क्या है x बिलोंग्स टू लैंग्वेज, अगर मेरा जो सा x है कोई वेरिएबल है वो लैंग्वेज से बिलोंग करता है, देन क्या करना है हमने, मैंने कहा मेरा x जो सा या तो 1 से बिलोंग करेगा, ठीक है, या सॉरी या मेरा क्या होगा x1 x होगा, या मेरा x1 हो सकता है, या मेरा बिलोंग्स टू लैंग्वेज हो सकता है। बाइनरी जो सी है, बाइनरी 0/1 इंसर्शन जो सी है वो अलाउड है। इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। फिर देखो उसने कहा है बाइनरी स्ट्रिंग 0 से बनी है या 1 से बनी है। अगर मैंने बेस केस 1 लिया है तो x बिलोंग्स टू लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। बाइनरी स्ट्रिंग में 1 यूज हुआ है नहीं हुआ तो मेरी x बिलोंग्स टू लैंग्वेज है, मतलब 0 और 1 से मौजूद मेरी एक लैंग्वेज होगी 0 1 1 0। उसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि या शुरू में 1 होगा, ठीक है, या तो एंड पे 1 होगा, ठीक है, और वो दोनों चीज़ें क्या है बिलोंग्स टू लैंग्वेज करेगी। तो इसने पूछा था कि 0 या 1 के साथ मैं रिकर्सिव डेफिनेशन लिख दो बाइनरी स्ट्रिंग की, वो मैंने लिख दी। नो अदर एक्सेप्शन विल बी अलाउड, तीसरा पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये था, यही इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन थी। रिकर्सिव डेफिनेशन तक का पेपर हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है। और थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे में, आप ये भी एक नज़र देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन एक, ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लेना और इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और ये प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की, एक नज़र देख लेना। रिकर्सिव डेफिनेशन बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है हमारा, और इसमें से 3-4 नंबर का एक सवाल आता है जो मैंने आपको शुरू में करवाया है, पैलिंड्रोम का हो गया, स्टार्टिंग एंडिंग वाला हो गया, वही सवाल आता है। और ये हमारी रिकर्सिव डेफिनेशन था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो अगर स्टेप्स आप भी आते हैं तो स्टेप्स आपने पूरे लिखने हैं, 1 2 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स होते हैं हमारे बेसिक रिकर्सिव डेफिनेशन में, ठीक है। पॉलिनोमियल में 4 हो जाते हैं क्योंकि हम वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग ट्रीट करते हैं, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, और इस तरह प्रोपोजिशन कैलकुलस हो गया, इनमें भी 3-3 स्टेप्स ही होते हैं। अच्छा, तो ये हमारा था रिकर्सिव डेफिनेशन का टॉपिक और रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक हम शेयर कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।